नमस्कार साथियों। ध्वनि व्यवस्था यानी स्वनिम व्यवस्था भी कह सकते हैं या फिर वर्णमाला, इसके ऊपर वीडियो हमारा थ्योरी वाला। शुरू करते हैं पढ़ना। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिनको टुकड़ों में विभक्त नहीं किया जा सकता, जैसे ये सभी वर्ण हैं। ठीक है। कामता प्रसाद गुरु एक बहुत ही अच्छे व्याकरण शास्त्री हैं। उन्होंने वर्णों की संख्या 44 मानी है, जिसमें वो 11 स्वर मानते हैं और 33 व्यंजन मानते हैं। और याद रखिएगा, उन्होंने ना तो संयुक्त स्वरों को ऐड किया, ना द्विगुण व्यंजनों को, और ना ही संयुक्त व्यंजनों को। ठीक है। तो मतलब जो 44 मानते हैं, याद रखना है। आगे हमारे पास देवनागरी वर्णमाला का जो मानक रूप है आज के समय में, वो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो स्वर आप देखें, यहाँ पर स्वरों की जो संख्या है वो कुल दे रखी है 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। और अ आ छोटी ई बड़ी ई, ऊ छोटा ऊ बड़ा, री ऋषि, ए छोटी ए बड़ी, औ छोटा ओ बड़ा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास 11 स्वर हो जाते हैं। हर स्वर की अपनी अपनी एक मात्रा होती है, सिर्फ अ को छोड़ के। ठीक है। बाकी सब की मात्राएं हैं, आपको पता होगा, पढ़ा ही है। और ये कितनी मात्राएं हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कितनी मात्राएं हैं साथियों? तो ये मात्राएं बन जाती हैं टोटल 10। कितनी बन जाती हैं? टोटल 10 मात्राएं हैं। ये याद रखना है, भूलना नहीं है जी। ठीक है। और आगे हम व्यंजनों के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास कितनी मात्राएं हो जाती हैं साथी? 10 मात्राएं हैं। ओके। और 2 अयोग वहाँ हैं जो कि नीचे दे रखे हैं। ओके, 2 अयोग वहाँ हैं जो कि नीचे दे रखे हैं। एक अनुस्वार है, एक विसर्ग है। यदि हम बात करें व्यंजनों के बारे में, तो हमारे पास 25 स्पर्श व्यंजन हैं, जहाँ से लेकर जहाँ तक। ये क्या है? इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है कि मुख्य विवर्ग के जो अंग हैं आपस में स्पर्श करते हैं तो इनका उच्चारण होता है। जैसे क वर्ग में देखें, क ख घ घ अंग, च छ झ झ नी, ट ठ ढ ढ ढ। और जे अलग से द्विगुण भी दे रखे हैं। त वर्ग में देखिए, त थ ध ध न, प फ भ भ म, आगे प वर्ग में। तो साथियों ये स्पर्श व्यंजन है। लेकिन च वर्ग का अपना है, जैसे कि हमने एक वीडियो में बताया था पिछले दिनों कि संस्कृत संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश में तो च वर्ग जो था स्पर्श व्यंजनी व्यंजन के रूप में उच्चारित होता था। लेकिन अभी मौजूदा समय में, वर्तमान समय में, च वर्ग को पूरा का पूरा च वर्ग को वल देकर यानी स्पर्श के साथ संघर्ष करते हुए हम इसका उच्चारण करते हैं। तो यह स्पर्श संघर्षी वर्ग हो गया है। हालांकि अगर पूछा जाए स्पर्श व्यंजन है तो स्पर्श भी है, लेकिन साथ में संघर्षी को भी ऐड जो है पुस्तकों में किया गया है। तो स्पर्श संघर्षी भी है, याद रखें। और वहीं पर य र ल की बात करते हैं तो ये अंतस्थ ध्वनि है। आप सभी को यह मालूम है, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। और यदि हम स षटकोण स ह की बात करें तो यह एक क्या है जी? ऊष्मीय व्यंजन आपको मिलते हैं। यानी इनका उच्चारण करते समय हमारी जो मुख से वायु है वो ऊष्म निकलती है, गर्म निकलती है। यदि हम य र ल की बात करें तो ये अंतस्थ ध्वनियाँ हैं, यानी हमारा जो मुख विवर्ग के जो अंग हैं वो आपस में अच्छी तरह से स्पर्श नहीं करते हैं एक तरह। ठीक है। तो इसलिए य र ल अंतस्थ ध्वनियाँ। आगे हमारे पास संयुक्त व्यंजन है, 4 व्यंजन है साथियों। क्ष, तो हमारे पास साथियों 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्ष त्र ज्ञ श्र। तो क्ष का निर्माण कैसे होता है आप देख सकते हैं, क के नीचे हलंत और ष षटकोण पूरा। यदि ष षटकोण के नीचे भी हलंत डाल देंगे तो आगे अ हमें लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से जे क्ष का निर्माण होता है जाकर। ठीक है। क्ष त्र का भी ऐसे ही है। और आपने याद रखना है कि जब हम ज्ञ का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर, तो जो आता है हलंत आता है, उसके बाद नी आता है। ठीक है। च वर्ग का अंतिम जो पंचम वर्ण है नस्कीय, इसके नीचे हलन डाल देंगे, अ डाल देंगे तो हमारे पास ग बनता है। अब यह बोलेंगे तो भाई यहाँ पर ग होना चाहिए था। नहीं साथियों, अगर देखें तो जो प्राचीन काल में संस्कृत थी, आधुनिक समय में अगर संस्कृत में देखें तो वहाँ भी ज्ञ ही इसका उच्चारण होता है। लेकिन जो पंडित लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं तो आज भी वो इसको जनेऊ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जनेऊ पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, जनान बोलते हैं, ज्ञान नहीं बोलते। जो पंडित लोग हैं जो शुद्ध संस्कृत जानते हैं उसको जनान बोलते हैं, ना कि ज्ञान। तो चलो जो अधिक आधुनिक बात है तो हम ज्ञान ही इसको बोलेंगे इस शब्द को। और जो जो है ज्ञ
इसका उच्चारण हम ग ही करेंगे। आगे श्र है तो इसका निर्माण जो है जी आप देख सकते हैं, श शलगम वाली ध्वनि, हलन डाल दिया, फिर र डाल दिया और र के नीचे हलन डाल दिया, तो फिर अ इसमें रखना ही होता है, तब जाकर श्र बनता है जी। ठीक है, अगर हलंत नहीं डालें तो फिर अ भी नहीं डलेगा, ओके, र में। तो इस प्रकार से ये ध्वनि बनती है। बहुत बहुत बढ़िया भाई, आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मालूम है मुझे। ग्रहित स्वर, ग्रहित व्यंजन भी हैं। एक स्वर ग्रहित है, इसको आगत स्वर कहते हैं, लेकिन जो मानक देवनागरी वर्णमाला में नहीं इसको रखा जाता है, लेकिन फिर भी ये भी याद करना है। जैसे हम कॉलेज लिखते हैं, नॉलेज लिखते हैं ना, इस तरह से कुछ शब्द, तो ये आगत स्वर जो है इसका भी हम लिख लेते हैं वर्तमान समय में, लेकिन वर्णमाला में आधिकारिक रूप से इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। आगे देखिए, य और फ यानी ये नुक्ते वाले जो व्यंजन हैं ये ग्रहित हैं, अरबी फारसी से हिंदी में आए हैं। ठीक है साथियों, तो याद रखना है, ये आगत स्वर, इसको भी विद्वान मानते हैं कि ये अरबी फारसी से हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये अंग्रेजी से आया है। ठीक है जी, तो अनुस्वार और विसर्ग ये भी आप याद रखें, दो हैं, और ये ना तो ये स्वरों में काउंट किए जाते हैं, ना ही व्यंजनों में।